एवरीवन, आई एम अमन खान एंड वेलकम टू लॉ एट बाय अमन। सो अभी हमारा चल रहा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। हमारा लास्ट टॉपिक था रिमोटनेस ऑफ डैमेज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेसपास टू पर्सन। तो ट्रेसपास टू द पर्सन बेसिकली इंसान की बॉडी से या उसकी लिबर्टी से इंटरफेरेंस होता है। ऑलराइट, एक पर्टिकुलर पर्सन की लिबर्टी से या बॉडी से इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज राइट। यस, if you're intentionally interfering with person's right to liberty or body, then you're doing a trespass against his body or against his property. Yes, now let's discuss the types of the trespass to the person: battery, assault and false imprisonment. Now let's look at what is battery. Yes, battery use of force होता है against any person without lawful justification. Alright, that is battery. मतलब किसी इंसान पे फोर्स इस्तेमाल करना, ऐसा कुछ कांटेक्ट करना उसकी बॉडी से जिससे उसे खतरा हो, जिससे उसे हार्म हो। ऑलराइट, ये होता है बैटरी। तो एक पर्टिकुलर इंसान की बॉडी पे अगर आप फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, भले वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, यू आर डूइंग अ रॉन्गफुल एक्ट, दैट इज बैटरी। यस, तो बैटरी के दो एसेंशियल्स होते हैं। पहला होता है यूज ऑफ फोर्स और दूसरा होता है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो पहला अपना होता है यूज ऑफ फोर्स। नाउ यूज ऑफ फोर्स कितना भी छोटा से छोटा भी फोर्स जो है वो बैटरी माना जाएगा। अगर आप एक इंसान हल्का सा हाथ भी मार रहे हैं, वो भी यूज ऑफ फोर्स माना जाएगा। भले ही आपने इतने हल्के से मारा है कि उसको कोई फिजिकल हार्म नहीं हुआ है, स्टिल इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ बैटरी। ऑलराइट, ये जो फोर्स है ये विदाउट एक्चुअल बॉडीली कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, जैसे हिटिंग अ पर्सन विद स्टिक और वाटर और एनी अदर ऑब्जेक्ट भी बैटरी होगा। जरूरी नहीं है आपकी बॉडी का कॉन्टैक्ट उस पर्टिकुलर पर्सन से हो। अगर आप उस किसी के थ्रू उस पर फोर्स लगा रहे हैं, इंटेंशनल एंड रॉन्गफुल, तो भी वो बैटरी ही होगा। इफ यू आर एक्सपोजिंग समवन टू अनइवन हीट, light, odor which can cause him physical harm, it will amount to battery. Yes, अगर आप किसी की चेयर उसके नीचे से खींच रहे हैं and he falls, it will amount to battery. ये सारे एग्जाम्पल्स है बैटरी के। सेकेंड एसेंशियल ऑफ बैटरी है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। नाउ इट इज एसेंशियल कि जो बैटरी में फोर्स का यूज हुआ है वो किस विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन हुआ है और इंटेंशनल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान एक पर्टिकुलर रोड पे जा रहे हैं एंड वो एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, दे आर नॉट ट्रबलिंग ईच अदर, देन इट वोंट अमाउंट टू बैटरी। बट इफ वन ऑफ द पर्सन आउट ऑफ नोवेयर कम्स एंड हिट्स द अदर, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट बैटरी। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ स्टैनली वर्सेस पावेल, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें दो फ्रेंड्स हंटिंग पार्टी में जा रहे थे और एक की गोली बोल्ट होकर दूसरे को लग गई। यहाँ पे जो डिफेंडेंट था, ही वॉज नॉट हेल्ड लायबल। वाई? बिकॉज उसका जो एक्ट था वो अनइंटेंशनल था और नेग्लिजेंटली भी नहीं था। वो जो एक्ट था बाय एक्सीडेंट हुआ था। इन द केस ऑफ प्रताप दजी वर्सेस BBNCI, ये केस है 1875 का। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं कि एक इंसान बिना टिकट लिए ट्रेन में चढ़ जाता है। यस, जब टिकट चेकर उससे टिकट मांगता है तो रिफ्यूज कर देता है बिकॉज ही डिडंट हैव वन। यस, नेक्स्ट स्टेशन पे उसको उतरने को कहते हैं और वो रिफ्यूज कर देता है। यहाँ उसे फोर्सफुली उतारा जाता है, तो वो सूट फाइल करता है अगेंस्ट द डिफेंडेंट। यस, क्योंकि जो यूज ऑफ फोर्स था वो अनजस्टिफाइड नहीं था, ऑलराइट, अनलॉफुल नहीं था, हेंस द डिफेंडेंट्स वर नॉट हेल्ड लायबल। लेकिन एक केस 1965 का, दैट इज P. कादिर वर्सेस K. अलागर स्वामी, इस केस में ये कहा गया कि अगर आप एक पर्टिकुलर अक्यूज्ड को जानवरों की तरह बेड से चेन कर देते हैं ड्यूरिंग हिज मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ये जो आपका एक्ट था ये अनलॉफुल होगा, अनजस्टिफिएबल होगा, और जो पुलिस ऑफिसर था रिस्पॉन्सिबल इन दिस केस वाज हेल्ड लायबल फॉर ट्रेसपास टू द पर्सन। ओके, नाउ दिस वाज बैटरी। सेकेंड इज असॉल्ट। ठीक है, असॉल्ट क्या होता है? बेसिकली असॉल्ट होता है कोई भी ऐसा एक्ट एक पर्टिकुलर पर्सन का जो आपके दिमाग में फियर पैदा करे, एप्रीहेंशन पैदा करे कि वो इंसान आपको हिट कर सकता है। बेसिकली असॉल्ट होता है फियर ऑफ बैटरी। यस, असॉल्ट बेसिकली एप्रीहेंशन ऑफ बैटरी होता है, एप्रीहेंशन ऑफ हर्ट बाय अनदर पर्सन होता है। तो अगर आपका एक्ट सामने वाले को ये फियर दिल में बैठा रहा है कि आप शायद उसे मार सकते हैं, दैट इज असॉल्ट। अगर आप एक खाली पिस्टल किसी पे पॉइंट कर रहे हैं तो वो भी एक असॉल्ट होगा, गिवन कि आप उस डिस्टेंस पे हैं कि अगर वो पिस्टल भरी होती और आप पॉइंट करते तो आप केपेबल हैं शूट करने के, एंड दैट वुड हैव रिजल्टेड इन बैटरी। तो वो चीजें जो एप्रीहेंशन पैदा करे सामने वाले के दिमाग में कि शायद आप उसे हर्ट कर दें, वो असॉल्ट होता है। ऑलराइट, एक चलती ट्रेन में अगर आप सामने वाले को बोलते हैं दैट आई विल हिट यू, एक चलती ट्रेन में, तो ऑफ कोर्स दैट वोंट अमाउंट टू असॉल्ट बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। यस, ये चीज सामने वाले के दिमाग में डर पैदा नहीं करेगी कि आप शायद उसे मार दें। इन द केस ऑफ स्टीफन वर्सेस मायर्स, ये है 1830 का केस। ठीक है, तो ब्रीफ में इस केस को समझें। तो एक पैरिश मीटिंग चल रही थी जिसमें जो चेयरमैन था वो डिफेंडेंट और उसके कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। यस,
किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिफेंडेंट को गुस्सा आ गया एंड ही रूडली इंटरप्टेड, ठीक है। इस पॉइंट पे 5-6 लोग जो बाकी लोग थे उन्होंने ये वोट किया कि डिफेंडेंट को उस मीटिंग से चले जाना चाहिए। ऑन दिस द डिफेंडेंट गॉट एंग्री एंड ही मूव्ड फॉरवर्ड विद अ क्लेंच्ड फिस्ट टू हिट द चेयरमैन। इस टाइम पे जो चर्च वार्डन था उसने डिफेंडेंट को रोका, ऑलराइट। सो इन द एक्शन फॉर असॉल्ट डिफेंडेंट वाज हेल्ड लायबल, क्योंकि अगर वो चर्च वार्डन उसे नहीं रोकता तो जो डिफेंडेंट था वो शायद प्लेंटिफ को हिट कर देता। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बेसिकली टोटल रिस्ट्रेन होता है ऑफ अ पर्सन, भले वो कितने भी शॉर्ट पीरियड के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन वो रिस्ट्रेन जो होता है वो बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के होता है, ठीक है। इस चीज के लिए जरूरी नहीं है कि ऑर्डिनरी सेंस का ही इम्प्रिजनमेंट हो। अगर एक इंसान को 4 दीवारों में भी बंद कर दिया है और उसे कहीं जाने नहीं दिया जा रहा विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, ये भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होगा। एक इंसान अपने ही घर में फॉल्सली इम्प्रिजन हो सकता है अगर उसे उसकी लिबर्टी यूज नहीं करने दी जा रही टू मूव फ्रीली अराउंड, ठीक है। अगर उसे अपने ही घर में कैद कर रहे हैं, उसे कहीं जाने नहीं दे रहे, तो भी वो फॉल्सली इम्प्रिजन हो रहा है। नाउ इसके 2 एसेंशियल्स हैं। पहला है कि टोटल रिस्ट्रेन होना चाहिए और दूसरा है बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के होना चाहिए। नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस टोटल रिस्ट्रेन। क्रिमिनल लॉ में भले ही एक रिस्ट्रेन टोटल हो या पार्शियल हो, वो जो है वो ऑफेंस माना जाता है एंड द सेम इज एक्शनेबल। यस, अगर रिस्ट्रेन टोटल रिस्ट्रेन होता है और इंसान को कहीं भी जाने नहीं दिया जा रहा तो वो सेक्शन 340 ऑफ आईपीसी के अंदर होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने के लिए ही मना किया जाता है जहां उसका राइट है जाना। मतलब जब एक पर्टिकुलर रिस्ट्रेन कंप्लीट कन्फाइनमेंट ना होके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाने के लिए रिस्ट्रेन किया जा रहा है, वो होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, और ये दोनों ही एक्शनेबल हैं। यस, ये हो गया क्रिमिनल लॉ की बात। लेकिन टॉर्ट में टू कॉन्स्टिट्यूट अ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट देयर हैज टू बी टोटल रिस्ट्रेन। तो अगर एक पर्सन को सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जाने से रोका जा रहा है और एंड ही इज फ्री टू गो एनीवेयर एल्स, तो फिर वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है। इन द केस ऑफ बर्ड वर्सेस जोन्स, 1845 का केस है। जो डिफेंडेंट होता है वो रास्ते में कुछ सीट्स लगा देता है, उन्हीं लोगों को पास करना या बैठना अलाउ होता है जो सीट की टिकट लेते हैं, ठीक है। जो प्लेंटिफ होता है वो वहां से पास करना चाहता है लेकिन उसे अलाउ नहीं किया जाता बिकॉज वो सीट के पैसे नहीं देता। यस, वो कोशिश करता है पास करने की लेकिन वो नहीं कर पाता, वो थोड़ी देर वहां रुकता है तो फिर वहां से चला जाता है। सब्सिक्वेंटली वो एक सूट फाइल करता है फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अगेंस्ट द डिफेंडेंट। नाउ इट वाज हेल्ड कि जो डिफेंडेंट होता है वो लायबल नहीं होता है क्योंकि जो प्लेंटिफ था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाने के लिए रिस्ट्रेन करा जा रहा था, उसे बाकी जगह जाने के लिए ही वाज फ्री टू गो। यस, तो इन दिस केस द डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लायबल फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। बट इन द केस ऑफ मी वर्सेस क्रुक्शैंक in 1902 का केस है। इन दिस केस अ prisoner was taken down to the cell and detained after his acquittal. ऑल्दो यहाँ वो सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए डिटेन हुआ था, लेकिन इट वॉज हेल्ड टू बी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ही हो। अगर एक पर्सन थोड़ी सी भी देर के लिए रिस्ट्रेन करा जा रहा है कहीं भी जाने से या कहीं भी फ्रीली मूव करने से, तो भी वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होगा। नाउ मीन्स ऑफ एस्केप, अगर उस इंसान के पास जरिया है एस्केप होने का उस पर्टिकुलर रिस्ट्रेन से, तो फिर वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं माना जाएगा। जैसे अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ऐसी जगह पे जहां से वह एस्केप कर सकता था, वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान को एक रूम में बंद किया गया है लेकिन वहां एक खिड़की है जहां से वो भाग सकता है, तब ये जो है ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं हुआ। बट अगर वो खिड़की उस हाइट पे है कि इंसान वहां नहीं पहुंच सकता, देन इट विल अमाउंट टू फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नेसेसरी एसेंशियल एलिमेंट है या नहीं है, दैट इज कंफ्यूजिंग। यस, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ हेरिंग वर्सेस बॉयल, इट वॉज हेल्ड कि जो नॉलेज है वो एक असेंशियल पार्ट है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का। यस, इस केस में एक प्रिंसिपल ने एक स्कूल के बच्चे को रिस्ट्रेन कर लिया था डिस्पर्सिंग, लेकिन ये जो रिस्ट्रेन था इसके बारे में सिर्फ उसकी मदर को पता था और उस बच्चे को उस चीज का नॉलेज नहीं था। यस, इट वॉज हेल्ड कि ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं हुआ क्योंकि उस बच्चे को उसके इम्प्रिजन होने का नॉलेज ही नहीं था, मतलब उसे पता ही नहीं था दैट ही वॉज फॉल्सली इम्प्रिजन्ड। लेकिन 1920 के एक केस में, दैट वाज मीरिंग वर्सेस ग्राहम बेल एविएशन कंपनी, इस केस में ये बोला गया था कि जो नॉलेज है वो असेंशियल पार्ट नहीं है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का, क्योंकि नॉलेज हो या ना हो, अगर आप एक पर्टिकुलर जगह अपनी मर्जी के खिलाफ रिस्ट्रेन हुए हैं तो इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आपको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की जानकारी थी या नहीं थी ना। सेकेंड असेंशियल इज अनलॉफुल डिटेंशन। ओके, जो रिस्ट्रेनमेंट हुआ है, यस, जो इम्प्रिजनमेंट हुआ है वो अनलॉफुल होना चाहिए।
ओके उसका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, तभी वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, इफ ही इज रिलीज फ्रॉम जेल लेकिन तब भी वार्डन उसे थोड़ी देर के लिए जेल में ही बिठाए रखता है, ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होगा। इन रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस में जो पिटिशनर था उसे 1968 में ही अक्विट कर दिया गया था, लेकिन 1982 में रिलीज किया गया 14 साल के बाद। जो स्ट्रेट है उसने जस्टिफाई किया ये डिटेंशन बाय प्लीडिंग कि जो डिटेंशन था वो उस पर्टिकुलर पिटिशनर के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए था। दिस प्ली वाज रिजेक्टेड and the petitioner was granted 35,000 as compensation as an interim measure by the Supreme Court without precluding the petitioner from claiming further compensation. सिमिलरली भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के केस में जो पिटिशनर था उसे पुलिस ने डिटेन कर लिया था फॉर अवॉइडिंग हिम टू रीच अ पर्टिकुलर असेंबली। यस, ये जो एक्ट था अरेस्ट का वो मिस्चीवियस था और मलिशियस था, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपीज के डैमेजेस प्रोवाइड करवाए थे टू द पिटिशनर। इनसे हमें समझ में आता है कि जो डिटेंशन है वो क्या होना चाहिए, अनलॉफुल होना चाहिए, अनजस्टिफिएबल होना चाहिए, तभी जो रॉन्ग है वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा। व्हाट इफ अगर जो डिटेंशन हो वो लॉफुल हो, उसका एक लॉफुल जस्टिफिकेशन हो। नाउ इन द केस ऑफ रॉबिन्सन वर्सेस बालमैन न्यू फेरी कंपनी लिमिटेड, ये केस है 1910 का। जो प्लेंटिफ है उसको फेरी यूज करनी थी डिफेंडेंट की टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, नाउ थोड़ी देर फेरी नहीं मिलने पे जो प्लेंटिफ होता है वो जाने लगता है, तो डिफेंडेंट उसे रिफ्यूज करता है जाने से विदाउट पेइंग द एग्जिट अमाउंट। देयर वाज एन एंट्री फीस एंड एन एग्जिट फीस एज वेल। यस, जो डिफेंडेंट होता है वो उसे रिफ्यूज कर देता है जाने के लिए। So, in an action for false imprisonment by the plaintiff, it was held कि जो defendant था he was not liable क्योंकि ये justified था। Now, at the end, let's know कि इसकी remedies क्या होंगी। पहली रेमेडी है एक्शन फॉर डैमेजेस। जब भी प्लेंटिव रॉन्गफुली डिटेन होता है तो वो ही कैन ऑलवेज ब्रिंग एक्शन टू क्लेम डैमेजेस। कंपनसेशन ना ही सिर्फ तब क्लेम किया जा सकता है जब उसकी लिबर्टी जो हो वो डैमेज हुई हो, बल्कि तब भी क्लेम किया जा सकता है व्हेन ही सफर्ड डिसग्रेस एंड ह्यूमिलिएशन बाय द एक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर डिफेंडेंट। सेकेंड इज सेल्फ हेल्प, दैट इज एक इंसान खुद सेल्फ हेल्प कर सकता है, खुद अपने आप को बचा सकता है और रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है टू अवॉइड बीइंग फॉल्सली इम्प्रिजन्ड। नाउ रीजनेबल फोर्स बीइंग द की वर्ड हियर। तो जो प्लेंटिफ है वो लीगल एक्शन का इंतजार करने से अच्छा खुद भी बच सकता है बाय यूजिंग रीजनेबल फोर्स। एंड द लास्ट इज habeas corpus, that is a writ that says you may have the body. Now habeas corpus can be granted by Supreme Court as well as High Court. Supreme Court के पास ये राइट है in the Article 32, High Court भी ये रिट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। इस रिट में जो डिटेन पर्सन है उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है और जस्टिफाई करना पड़ता है कि जो उसका डिटेंशन है वो जस्टिफिएबल था। एंड इफ द कोर्ट फाइंड्स कि जो डिटेंशन है वो जस्टिफिएबल नहीं है, court can order immediate release of that particular person. So this was trespass to the person, battery, assault, false imprisonment. Yes. Next we are going to discuss defamation. For that, stay tuned. Till then, good luck. Bye.